हेलो एवरीवन, हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 8 कर रहे हैं, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, और जिसकी हमने डिवाइसेस जो हैं, स्पेशल नीड क्या होती हैं, ये टॉपिक जो है हमने स्टार्ट किया हुआ है। जिसका प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि असिस्टिव डिवाइसेस क्या होते हैं, सहायक उपकरण कौन कौन से हैं जिनकी हेल्प से कोई भी जो लर्नर है, जो कि स्पेशल है, डिसेबल है, वो अपनी एजुकेशन जो है वो ग्रहण कर सकता है, या किन की मदद से जो है उसके एजुकेशन सिस्टम को उसके लिए यूटिलाइजफुल या हम कहें यूजफुल जो है वो बनाया जा सकता है। जब हम स्पेशल नीड की बात करते हैं तो स्पेशल नीड्स अगर हम लेके चलते हैं तो स्पेशल नीड के अंदर नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास सपोर्टिव डिवाइसेस, जो कि हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। सपोर्टिव डिवाइसेस, हम कहें कि सपोर्टिव जो डिवाइसेस हैं इट इज रिलेटेड टू द फंक्शनल यूटिलिटी। ये फंक्शनल यूटिलिटी से क्या है, संबंधित है, जो कि किसी भी एक स्पेशल एजुकेशनल जो लर्नर है उसके लिए जो है वो एसेंशियल है। चाहे वो स्पेशल एजुकेशनल लर्नर हो, चाहे वो एक सामान्य बच्चा है, हर कोई अगर शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो हर किसी व्यक्ति को जो है वो किसी ना किसी तरह की आवश्यकताएं जो हैं वो जरूर होती हैं एजुकेशन के बिहाफ पर। जैसे हम ये कहते हैं कि स्पेशल नीड में हमने सबसे लर्निंग मटेरियल की बात करी, तो लर्निंग मटेरियल में हम क्या देखते हैं कि लर्निंग मटेरियल इट इज नॉट नेसेसरी फॉर दैट इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर द डिसेबल पर्सन, कि वो सिर्फ सामान्य व्यक्तियों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए ही जरूरी है। वो एक सामान्य बच्चा भी अगर स्कूल के अंदर पढ़ रहा है, नॉर्मल भी पढ़ रहा है, जो कि डिसेबल नहीं है, तो शिक्षा लेने के लिए उसे भी तो लर्निंग मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके बिहाफ पर अगर हम कहें कि हमारे इंडिया के जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर अलग अलग हम कहें कि पॉलिसीज या रिकमेंडेशंस जो हैं वो चलती रहती हैं, जिसके अंदर आपने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो है वो नाम सुना होगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो शुरुआत करी गई थी एजुकेशन सिस्टम में, जिसके बिहाफ पर बच्चों को जो है वो अगर किसी स्कूल में प्रांगण में अगर शिक्षा लेनी है तो वहाँ उनके बैठने के लिए कमरे हों, कमरों के साथ साथ उनको वहाँ अदर फैसिलिटीज भी मिले और उनको पढ़ाने के लिए जो है वो अध्यापक मिले। तो मतलब लर्निंग मटेरियल एंड द लर्निंग स्ट्रेटजीज की जो लर्निंग मटेरियल है वो प्रॉपर्ली उसके बिहाफ पर डेवलपमेंट हो, और उसके साथ साथ जो उनकी हम कहें लर्निंग स्ट्रेटजीज, जिसमें टीचिंग स्ट्रेटजीज आ जाती हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज में जो टीचिंग मेथड्स टीचर यूज कर रहा है, टीचर की खुद की जो ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी है वो उसकी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ हम कहें स्कूल में हमने कह तो दिया कि बच्चा जो है वो एजुकेशन लेगा, लेकिन कई बार हमें क्या देखने को मिलता है कि उस स्कूल के अंदर उस विषय या किसी भी विषय को पढ़ाने वाला अध्यापक होता ही नहीं है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी जो है वो होती नहीं है। तो इसलिए जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें जो है वो बैठने के लिए बच्चों के लिए उचित व्यवस्था, रूम्स की फैसिलिटी होनी चाहिए, रूम की फैसिलिटी के साथ साथ उनको पढ़ाने के लिए जो है वो अध्यापक की फैसिलिटी भी जो है वो होनी चाहिए। सिमिलरली जब हम कहते हैं कि सोशल इंटरेक्शन या सोशल सपोर्ट की जब हम बात कर रहे हैं, जिसके बिहाफ पर बच्चों को जो है वो बहुत सारे हम कहें कि आवश्यकताओं की या हम कहें कि अवेलेबिलिटी की जो है वो जरूरत होती है, जिसमें हमने देखा था कि सोशल जो हम ये कहें कि उसके अंदर अदर फैसिलिटी सोशल जहाँ एजुकेशन कंसेशंस की बात हो रही थी, इंसेंटिव्स की जो है वो बात हो रही थी, जिसमें हमने क्या देखा था कि इंसेंटिव्स जो हैं, जैसे हम ये कहते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच में विभेदीकरण हो रहा है जो सामान्य भी हैं, मेल और फीमेल का हम हमारे समाज के अंदर डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, तो उस डिस्क्रिमिनेशन को जब हम देखते हैं तो जो नॉर्मल फीमेल है वो भी किसी वजह से जो है, या हम कहें कि सोशल डिप्रिवेशन की वजह से हम कह सकते हैं, या इनइक्वालिटी की वजह से उन्हें शिक्षा से क्या रखा जाता है, वंचित रखा जाता है, तो वो भी डिप्राइव्ड सेक्शन हो गया। लेकिन जब हम एक अच्छी एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो अच्छी एजुकेशन वही मानी जाती है जो सभी को जो है वो समान रूप से अधिकार दे और सभी को जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करे। तो यहाँ लड़कियों को जो है लोग पहले शिक्षा के लिए स्कूल के अंदर भेजते ही नहीं थे, तो उनको अच्छे तरीके से शिक्षित करने के लिए उनके बिहाफ पर जो वो इंसेंटिव जो है वो चलाए गए कि यानी कि अगर लड़कियां जो हैं वो पढ़ने आ रही हैं तो किसी भी तरह से जो है उन्हें धनराशि जो है वो दी जाएगी, इकोनॉमिकली जो है वो हेल्प दी जाएगी। भी जो पेरेंट्स हैं वो चाहे धन के लालच में है, बच्चे को एटलीस्ट स्कूल तो जो है वो भेज रहे हैं, और स्कूल आने के बाद बच्चे को जो है हम ये कहते हैं कि जिस भी तरह की एजुकेशन नीड की आवश्यकता है वो उसकी प्रॉपरली जो है वो पूर्ण करनी जो है वो एसेंशियल है, जिसके अंदर सपोर्टिव डिवाइसेस भी आते हैं। सपोर्टिव डिवाइसेस किससे संबंधित होते हैं, फंक्शनल यूटिलिटी से संबंधित होते हैं। फंक्शनल यूटिलिटी का मतलब कि दैट इज रिलेटेड टू द फिजिकल स्ट्रक्चर।
जो शरीर का या हम शरीर नहीं, स्कूल का जो एक ढांचा होता है, उसका जो फिजिकल हम कहें स्ट्रक्चर होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक होता है, उसके बिहाफ पर बच्चे को जो है वो बहुत सारी चीज़ों की क्या है आवश्यकता है। हम आज की एजुकेशन की बात करते हैं कि हम जो है वो 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, मॉडर्न ईरा के अंदर हम जी रहे हैं। और मॉडर्न ईरा में अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो आजकल अगर हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए नई नई टेक्नोलॉजीज की ज़रूरत है। तो वो क्या है, नीड है, तो वो सपोर्टिव डिवाइसेस हैं कि हम ये कहते हैं कि आजकल बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें जो है वो नई टेक्नोलॉजीज को यूज़ करना है, हमें स्मार्ट क्लासेस के थ्रू उसे पढ़ाया जाना चाहिए। स्मार्ट क्लासेस के साथ साथ हम ये कहते हैं कि उन्हें कंप्यूटर्स की जो है वो एजुकेशन दी जानी चाहिए, नई टेक्नोलॉजीज की जो है वो जानकारी दी जानी चाहिए। तो उन टेक्नोलॉजीज की जानकारी कब दी जाएगी, वो मटेरियल, वो रिसोर्सेज जो हैं वो क्या होंगे, स्कूल के अंदर अवेलेबल होंगे। हम देखते भी हैं जब पेरेंट्स जो है अपने बच्चे का एडमिशन करवाने जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, वो स्कूल का क्या लेते हैं, पूरा का पूरा उसकी बिल्डिंग को जो है वो चेक करते हैं, हर रूम को जो है वो चेक करते हैं, क्या जो फैसिलिटीज जो है वो प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई हैं कि स्कूल के अंदर जो है वो स्मार्ट क्लासेस के थ्रू बच्चों को क्लास दी जाएगी। स्मार्ट क्लासेस के साथ साथ अदर एक्टिविटीज में उसको म्यूजिक के बिहाफ पर जो है वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की जानकारी दी जाएगी, म्यूजिक के साथ साथ उसको गेम्स की जो है वो फैसिलिटीज दी जाएंगी। तो क्या ये बातें जो है वो फुलफिल भी करी जा रही है या नहीं करी जा रही, तो वो समान जो है या उसके साथ साथ एक प्रॉपर हम कहें कि स्कूल के अंदर कह दिया गया कि बच्चों को क्रिकेट खिलाया जाएगा, तो बच्चों को जो है वो बैडमिंटन खिलाया जाएगा, बच्चों को बास्केटबॉल खिलाया जाएगा, तो क्या उससे संबंधित स्कूल के अंदर जो है वो रिसोर्स टीचर है या नहीं है, उसके साथ साथ क्या उससे संबंधित जो प्लेग्राउंड है वो है या नहीं। तो जो प्लेग्राउंड आते हैं या उससे संबंधित जो मटेरियल आता है वो किस में आता है, सारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बिहाफ पर वो किस में आ जाता है, सपोर्टिव डिवाइसेस के अंदर जो है वो आ जाता है। सिमिलरली कह दिया कि स्मार्ट क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाएगा, तो या कंप्यूटर बेस्ड जो है उनको एजुकेशन दी जाएगी। तो क्या स्कूल के अंदर प्रॉपर जो है वो कंप्यूटर लैब जो है वो दी गई है या नहीं दी गई है। स्कूल्स की जो क्लासेस हैं उसके अंदर बच्चों को जो है वो स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड अवेलेबल है या नहीं है, क्या उनकी प्रॉपर वर्किंग चल रही है, बच्चों को वो चीज़ दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। तो वही चीज़ आती है कि जिस तरह का रिसोर्स मटेरियल जो है वो स्कूल के अंदर जो है वो प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, जो कि किस में आता है, जो कि एजुकेशनल नीड के अंदर जो है वो आता है। क्यों, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हर किसी एजुकेशन सिस्टम का, अगर हम एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो एक गुड एजुकेशन सिस्टम कौन सा होता है, जो बच्चों को क्या करता है, एक तो लीस्ट डिस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट हो, यानी कि बाधा रहित एनवायरनमेंट बच्चे को दी जाना चाहिए। बाधा रहित के अंदर ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन दोनों तरह के रिसोर्सेज जो है वो आ सकते हैं। सिमिलरली इसके अंदर क्या आता है, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, किसी भी तरह का जो है वो सामाजिक हो, सामाजिक के साथ साथ आर्थिक हो, किसी भी तरह का जो है वो बाधा रहित जो है उसे वातावरण दिया जाना चाहिए। वही एजुकेशन जो है वो क्या समझी जाती है, सबसे गुड जो है वो एजुकेशन समझी जाती है। हम कहते हैं कि हम ये कह रहे हैं वी हैव टू क्रिएट एन इंक्लूसिव स्कूल। इंक्लूसिव स्कूल का मतलब क्या हो गया, एक समावेशी विद्यालय। समावेशी विद्यालय ऐसा विद्यालय जहां पर सामान्य बच्चा, जहां पर विशिष्ट बच्चा, विशिष्ट के साथ साथ जहां असमर्थ बच्चा, सभी तरह के बच्चों को जो है वो एक ही जगह शिक्षा जो है वो दी जाएगी और उनकी नीड और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर। तो जो ये एक मुख्य धारा है, ये मेन स्ट्रीमिंग है, इसके साथ हम एजुकेशन को जोड़ तो रहे हैं, लेकिन जब तक उस एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो उनकी नीड्स हैं, हम कहें कि जो एजुकेशनल नीड है वो जब तक फुलफिल नहीं हो रही हैं, वो कंप्लीट नहीं करी जा रही हैं, वो मेन स्ट्रीम मुख्य धारा जो है वो हम पा नहीं सकते। वो जो रेवोल्यूशन है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर नहीं आएगा जब तक वो एजुकेशन नीड्स जो है वो फुलफिल नहीं करी जाती। अब हम कुछ मेजर पॉइंट्स देखते हैं कि कौन कौन सी एजुकेशनल नीड या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बिहाफ पर या फंक्शनल यूटिलिटी के बिहाफ पर कौन कौन से सपोर्टिव डिवाइसेस हैं जो कि एसेंशियल हैं किसी भी स्कूल के अंदर होने। सबसे पहले इसके अंदर आता है दैट इज रैंप सिस्टम, with availability of
स्टेयर्स, सीढ़ियों के साथ साथ जो है वो स्कूल के अंदर जो है वो रैंप प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। रैंप किस लिए, और आप तो आजकल देखते भी हो, चाहे वो कॉलेजेस हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो स्कूल्स हैं, जब उनका ढांचा या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है तो उसमें स्टेयर्स के साथ साथ रैंप्स भी जो है वो प्रोवाइड करे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि स्कूल में जो है वो सामान्य बच्चा भी पढ़ेगा, स्कूल में जो है वो डिसेबल बच्चा भी पढ़ेगा। तो आप जस्ट एग्जाम्पल लीजिए कि जो बच्चा जो है वो ब्लाइंड है, उनको स्टेयर्स चढ़ने में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, और वो इजीली जो है वो रैंप के बिहाव पर जो है वो इधर उधर स्कूल के अंदर रोमिंग कर सकते हैं या फिर वो मूव कर सकते हैं, जिसमें हम कहें साइड में जो है वो कोई भी हैंडल देके उनकी हेल्प करी जा सकती है। सिमिलरली हम ये कहते हैं कि कोई भी पर्सन जो है वो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो फिजिकल हैंडीकैप्डनेस के बिहाव पर उस पर्टिकुलर पर्सन से जो है वो स्टेयर्स चढ़ना पॉसिबल नहीं होगा, तो उसके बिहाव पर वो रैंप की मदद से जो है वो इधर उधर जा सकता है। मीन्स उसे एनवायरमेंट जो है वो ऐसा दे दिया जो कि क्या हो गया, बिल्कुल ही बैरियर फ्री हो गया, कि बच्चे की माइंड में थिंकिंग ही नहीं आएगी कि मैं जो है वो क्या हूँ, डिसेबल हूँ। अगर वो स्टेयर्स देखेगा और उसे ये देखेगा कि उसे स्टेयर्स के बिहाफ पर जो है वो जाना है और वो नहीं जाएगा, तो ऑटोमेटिक ही वो चीज जो है उसके माइंड में आएगी, और जब वो चीजें ऑटोमेटिक उसके माइंड में आएंगी तो उससे हम क्या देखेंगे, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ जाएगा। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ साथ जहां उसका हम कहें कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एजुकेशन की तरफ होनी चाहिए, वो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो वहां से क्या हो जाएगी, उसकी कमी हो जाएगी। तो हम कहें कि जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी एक बेस्ट जो एजुकेशन देने के लिए, जो हम कहें कि सोफिस्टिकेटेड जो एक एनवायरनमेंट बनाया जाता है, वातावरण का जो निर्माण किया जाता है, उसमें बहुत बड़ा अपना योगदान जो है वो दिखाते हैं। तो नेक्स्ट आता है इसके अंदर रीअरेंजमेंट ऑफ डेस्क। फिजिकल हैंडीकैप, जो बच्चा हम कहें शारीरिक रूप से बाधित है, तो उनके लिए कहें कि जो अरेंजमेंट है डेस्क का, जहां उन्होंने बैठना है, उन डेस्क के अरेंजमेंट को जो है वो दोबारा से सेट किया जाना जो है वो बहुत जरूरी है। वो उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हम ये कहें कि जो सिटिंग प्लान बन चुका है क्लास में, जो सिटिंग है उसके अंदर बच्चे को जो है वो कोई डिफिकल्टी आई हुई है और उस डिफिकल्टी के बिहाफ पर उसे जो है वो क्या है, स्पेस चाहिए, तो उस स्पेस को मेंटेन करना जो है वो बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ हम कहें रीअरेंजमेंट ऑफ डेस्क के साथ साथ अगर हम ये कहते हैं कि उन्हें जो है वो सुटेबल, उसके लिए जो है वो चेयर जो है वो लगाई जा सकती है। मोस्टली हम क्या देखते हैं, जो टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस होती हैं उसमें बच्चों के बैठने के लिए क्या होते हैं, डेस्क होते हैं, और टीचर्स के लिए क्या यूज करी जाती हैं, चेयर यूज करी जाती हैं। लेकिन जहां सिचुएशन कैसी है, डिसेबल पर्सन के बिहाफ पर है, वो पर्सन जो है वो डेस्क पे नहीं बैठ सकता, उसकी सिचुएशन ऐसी है कि वो उसके ऊपर जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, तो उनके लिए क्लास के अंदर सुटेबल चेयर जो है वो लगाई जा सकती है। आप जस्ट देखिए कि एक बच्चा अपना ज्यादा से ज्यादा समय कहाँ बिता रहा है, क्लास में बिता रहा है। क्लास में अगर उसके लिए बैठने की व्यवस्था ही प्रॉपर नहीं है तो आप क्या देखोगे, वो अपनी एजुकेशन के ऊपर कंसंट्रेशन जो है वो नहीं कर पाएगा। जस्ट हम कहें, ये तो हमने डिसेबल पर्सन की बात करी है, नॉर्मल पर्सन भी है, उसको हम कहें कि किसी तरह का उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसके साथ कोई भी इंसिडेंट हो गया है जिसकी वजह से उसकी चोट जो है वो बहुत ज्यादा हम कहें कि उसको गहरी रह चुकी है, उसमें टाइम लगेगा उसकी रिकवरी में, तो ऐसा तो नहीं है कि वो बच्चा एजुकेशन नहीं ले पाएगा। वो स्कूल के अंदर आए और स्कूल में अगर वो ये देखता है कि एनवायरनमेंट उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, तो उसे किसी भी रीजन से जो है वो विड्रॉल नहीं करना पड़ेगा, वो एजुकेशन जो है वो प्रॉपरली ले पाएगा। तो जो सिटिंग अरेंजमेंट है, क्योंकि बच्चा अपना ज्यादा से ज्यादा समय वहां कहाँ निकाल रहा है, क्लासरूम में निकाल रहा है, बैठ के शिक्षा लेने में निकाल रहा है, तो उस एनवायरनमेंट को सुटेबल करने के लिए जो अरेंजमेंट है उसको दोबारा से रीअरेंज जो है वो किया जा सकता है, ताकि बच्चा जो है वो प्रॉपरली उसके ऊपर बैठे। उसके साथ नेक्स्ट आता है मॉडिफिकेशन ऑफ फर्नीचर। मॉडिफिकेशन
मॉडिफिकेशन ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर का मॉडिफिकेशन किस तरह से हम कह सकते हैं, इसके अंदर हम कहें कि स्कूल के अंदर क्या होती हैं, स्कूल के अंदर लैब्स होती हैं, कंप्यूटर लैब है, इसके अंदर फिजिक्स लैब है, साइंस लैब है, हम कहें केमिस्ट्री लैब है, फिजिकल हेल्थ एंड लैब है। तो वहां पर बच्चों की कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए उसके फर्नीचर को क्या किया जा सकता है, मॉडिफाई जो है वो किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू हेल्थ, अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट जो है उनके फर्नीचर को मॉडिफाई किया जा सकता है। मॉडिफिकेशंस जो है उनके सिटिंग प्लान में भी दिया जा सकता है, सिटिंग प्लान के साथ साथ अदर जो फैसिलिटीज हैं उसके अंदर भी मॉडिफिकेशन जो है वो दिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है स्प्रेड ऑफ अ रबर शीट ओवर द स्लिपरी पार्ट। ओवर स्लिपरी पार्ट, यानी कि जो रबर शीट्स हैं इन चीजों को यूज किया जा सकता है, रबर मैट्स को जो है वो यूज किया जा सकता है कहां पर, जो स्लिपरी एरिया है उसको कवर करने के लिए। अगर उसे बच्चे को इधर उधर आने जाने में, इधर उधर मूव करने में अगर समस्या आ रही है तो वो समस्या जो है उसके लिए एक टाइम जो है वो माइल्ड है, माइल्ड से जो है उसका क्रिटिकल होने में कोई ज्यादा टाइम जो है वो नहीं लगेगा। तो इसलिए हम कहें कि जो स्लिपरी एरिया है वहां पर जो है रबर शीट्स जो है या उस एरिया को जो है वो क्रश्ड किया जा सकता है, तो वहां पर ताकि उसके लिए जो है वो सुटेबल एनवायरनमेंट जो है वो बन सके। ये चीज कहां हो सकती है, स्लिपरी पार्ट अगर हम कहते हैं तो ये चीज हम कहें जहां पर क्या है, वाटर फैसिलिटीज हैं, वाटर फैसिलिटीज के साथ साथ हम कहें कि जो टॉयलेट फैसिलिटीज हैं, वॉशरूम्स वगैरह होते हैं, वहां हम क्या देखते हैं कि पानी गिरेगा, पानी गिरने से हम क्या देखेंगे वहां पर जो है वो हम कहें कि स्लिपरी होने का या हवा गिरने के जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए वहां पर किसी तरह की प्रॉब्लम जो है वो ना आए इसके लिए जो है वो रबर मैट जो है वो यूज किए जा सकते हैं। अब आप देखिए वाटर एरिया है, वाटर एरिया के पास जो पर्सन है, हर किसी को जो है वो पानी पीने जाना है, बच्चे भी जो है अपना पानी पीने वहां जाते हैं, तो वहां अगर उनको जो है वो सुटेबल सिचुएशन मिलती है तो वो इजिली जो है वो अपनी इस अवेलेबिलिटी को क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम स्कूल में 6 या 7 घंटे व्यतीत कर रहे हैं तो हमें टॉयलेट फैसिलिटी भी जो है वो प्रॉपर चाहिएगी, तो वहां पर भी उनकी सुटेबल कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है वो हर तरह की जो है वो सुविधाएं उपलब्ध हों, तो उससे क्या हो जाता है, बच्चों के लिए अपनी एजुकेशन को डेवलप करना या एजुकेशन को लेना क्या हो जाता है, आसान जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट आता है फिक्सेशन ऑफ हैंड बार। फिक्सेशन ऑफ hand bar by side of ramp system, ramp system, toilet system and near blackboard। हम देखें यहाँ क्या ले रहे हैं हम, फिक्सेशन ऑफ हैंड बार। हैंड बार क्या है कि देखिए अगर हमें स्टेयर्स चढ़ना है, सीढ़ियां चढ़नी है, तो अगर हम डायरेक्ट चढ़ते हैं उसके बिहाफ पर अगर हमें हैंड बार जो है वो मिल जाता है जिसको पकड़कर जो है वो हमारे लिए चलना क्या होता है, आसान होता है, तो वहां हम क्या देखेंगे, वहां चलना, उधर उधर उठना बैठना जो है वो किसी भी व्यक्ति के लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो हैंड बार की जो फैसिलिटी है वो रैंप सिस्टम के साथ भी दी जा सकती है कि रैंप के ऊपर बच्चे को चढ़ना है तो वो वहां उस चीज को पकड़ के जो है वो जा सकता है। उसके साथ साथ हम कहें कि टॉयलेट वगैरह में अगर जा रहा है ताकि वो स्लिपरी सिचुएशन ना हो, तो वहां पर भी ये हम कहें कि अवेलेबिलिटी या ये रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल करवाए जा सकते हैं। उसके साथ साथ ब्लैक बोर्ड के बिहाफ पर, ब्लैक बोर्ड के बिहाफ पर हम कहें, अब देखिए ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही जो है वो क्या हो सकते हैं, डिसेबल हो सकते हैं। वहाँ जो पढ़ाने वाले टीचर हैं उनमें से भी कोई पर्सन जो है वो डिसेबल हो सकता है, और वो अपना लेक्चर जो है वो अगर दे रहा है तो उसके लिए बोर्ड तो वो यूटिलाइज करेगा ही करेगा, तो बोर्ड उसका प्रॉपरली यूटिलाइज हो, वो अपनी टीचिंग को जो है वो फुल कॉन्फिडेंस के अंदर विदाउट एनी हेजिटेशन के अगर वो देना चाहता है, उसकी टीचिंग जो है वो क्या हो जाती है, इसके बिहाफ पर इम्प्रूव हो जाती है। अगर उसे हाथ रखने के लिए या साइड में पकड़ने के लिए कोई भी जो है वो बार साइड जो है वो इस तरह से दे दिया जाता है, अगर स्कूल में नहीं है
बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर स्कूल में इस तरह के टीचर हैं तो वो रिसोर्सेज जो हैं वो किसी भी टाइम जो है वो लगाए जा सकते हैं, जिससे जो है वो एनवायरनमेंट जो है वो क्या हो जाए, सोफिस्टिकेटेड हो जाए, वो सुटेबल हो जाए लर्नर के लिए भी और लर्नर के साथ साथ टीचर के लिए भी जो है वो सुटेबल हो जाए। टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होती है, लर्नर बोर्ड के पास आता है, लर्नर कोई चीज़ अपने बोर्ड के ऊपर लिखना चाहता है या अपने कंटेंट को जो है वो दूसरे के सामने कम्युनिकेट करना चाहता है, तो उसे अगर इस चीज़ों की हेल्प की आवश्यकता है तो वो हेल्प जो है उसकी की जानी चाहिए। इसके साथ साथ हम इसके अंदर लेके चलते हैं कि रिसोर्स रूम, मटेरियल एंड टीचर। स्कूल के अंदर जो है वो प्रॉपर्ली रिसोर्स रूम, रिसोर्स टीचर और मटेरियल जो है वो होना ही होना चाहिए। रिसोर्स रूम, रिसोर्स टीचर क्या हो सकते हैं, आप देखिए कि हर स्कूल के अंदर जो है वो एक फर्स्ट एड के लिए हेल्थ एंड फिजिकल का रूम जरूर से जरूर जो है वो होना चाहिए। स्कूल के अंदर हमेशा जो है वो फर्स्ट एड किट जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। फर्स्ट एड किट आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि जो एक हम कहें कि जो प्राइमरी केयर होती है बच्चे की करने के लिए, किसी भी बच्चे को किसी भी टाइम कोई भी इंजरी हो सकती है, किसी को कुछ भी जो है वो चोट लग सकती है, तो उसके बिहाफ पर फर्स्ट एड हम कहें कि उस फर्स्ट एड उसकी जो है वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो, जिसके बिहाफ पर रिसोर्स रूम जो है वो हो। उसके साथ साथ जब हम मटेरियल की बात कर रहे हैं तो मटेरियल उसके अंदर नेसेसरी जितना भी मटेरियल है फर्स्ट एड के बिहाफ पर वो होना चाहिए। उसके साथ साथ व्हील चेयर्स हैं, की वॉकर्स हैं, इन सब की अवेलेबिलिटी जो है वो स्कूल के अंदर होनी चाहिए। और जब हम टीचर की बात कर रहे हैं तो उसके बिहाफ पर प्रॉपर जो है वो उनका कंसर्न टीचर भी जो है वो होना चाहिए, ताकि उनको जो है वो प्रॉपर्ली डायग्नोज किया जा सके और उनको प्राइमरी हेल्थ जो है वो या प्राइमरी केयर जो है उनको प्रोवाइड करी जा सके। नेक्स्ट आता है इसके अंदर गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम। प्रॉपर्ली उनकी समस्याओं को डायग्नोज करने के लिए, उनकी पर्सनालिटी को, उनके बिहेवियर को जो है उनको जानने के लिए प्रॉपर्ली उनके लिए गाइडेंस प्रोग्राम जो है अवेलेबल होने चाहिए। उनकी प्रॉपर केयर करने के लिए, उनकी जो लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वेदर इट इज पर्सनल, वेदर इट इज एजुकेशनल, वेदर इट इज सोशल, उन सबको प्रॉपर्ली जो है वो इंस्ट्रक्ट करने के लिए उनके लिए काउंसलिंग प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए। इसके साथ साथ हम कहते हैं हेल्थ केयर प्रोग्राम। स्कूल्स के अंदर जो है वो ये भी किसमें आते हैं, सपोर्टिव के अंदर ही आते हैं कि स्कूल में टाइमली जो है वो हेल्थ केयर प्रोग्राम जो है वो चलाए जाने चाहिए। उनको हम कहें कि उनके फिजिकल बॉडी का चेकअप होना चाहिए, उनके वेट का चेकअप होना चाहिए, उनके प्रॉपर न्यूट्रिशन का चेकअप होना चाहिए। उसके साथ साथ हम कहें कि उनके आईज जो है उनका चेकअप होना चाहिए, उनके ईयर्स हैं, उनके हम कहें कि डेंटिस्ट का प्रोग्राम जो है वो स्कूल के अंदर रखना चाहिए। प्रॉपरली उनको न्यूट्रिशन के बिहाफ पर आप देखते भी हो, अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर टाइमली जो है वो स्कूलों के अंदर प्राइमरी लेवल तक बच्चों को प्रॉपरली जो है वो हेल्थ को पता लगाने के लिए उनको प्रॉपरली वैक्सीनेशन भी दिया जाता है। वैक्सीनेशन के साथ साथ उनको विटामिन की, न्यूट्रिशन की जो है वो टैबलेट्स भी जो है वो मुहैया करवाई जाती हैं सरकार के द्वारा। क्यों? क्योंकि एजुकेशन क्या कहता है, एजुकेशन उसकी सिर्फ इंटेलेक्चुअल पावर को डेवलप नहीं करता, उसके हम कहें कि उसके साइकोलॉजिकल पावर को भी डेवलप करना है, उसके सोशल एबिलिटीज को भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, यहाँ पर डेवलप जो है वो करना है। उसके साथ साथ इसके अंदर मेन चीज आती है दैट इज बिहेवियर ऑफ टीचर। जो स्टूडेंट के साथ सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट करने वाला कौन होता है, अध्यापक होता है। ज्यादा से ज्यादा किसके साथ इंटरेक्शन होती है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन होती है। इसलिए टीचर का हमेशा बिहेवियर जो है वो कैसा हो, बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर हो, फ्रेंडली बिहेवियर के साथ बच्चे के साथ वो इस तरह से प्रोफेशनल एबिलिटीज के साथ अपने रिलेशन को डेवलप करे कि वो किसी भी बच्चे के साथ जो है वो पक्षपात ना करे, चाहे वो नॉर्मल है चाहे वो डिसेबल है। और जो डिसेबल पर्सन है उनके बिहाफ पर वो प्रॉपर केयर करे, वो सिर्फ टीचिंग को जो
जो है वो अपनी ड्यूटी ना समझे, वो एक सोशल वर्क ना समझे, वो अपनी प्रोफेशनलिटी उसके अंदर जो है वो दिखाए और उसके बच्चों के प्रति जो है वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा लगाव दिखाकर उनके प्रति जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो अच्छे तरीके से वो क्या करे, फिल करे। इसके अंदर जो टीचर का व्यवहार है वो हम कहें एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। स्कूल के अंदर अगर ये देखने को मिलता है कि टीचर जो है वो बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है तो बच्चा जो है वो इस रीज़न से भी क्या है, कई बार अपना स्कूल या अपनी एजुकेशन जो है वो छोड़ देता है। तो इस तरह से जो है हम कहें कि ह्यूमन और नॉन ह्यूमन दोनों तरह के रिसोर्सेज जो हैं वो एक एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं, ताकि बच्चा जो है वो अपनी एजुकेशन प्रॉपरली गेन कर पाए और उसको जो है वो आगे फर्दर जो है वो कंटिन्यू कर पाए। जब हम सपोर्टिव डिवाइसेस की बात कर रहे हैं तो सपोर्टिव डिवाइसेस में दोनों तरह की अवेलेबिलिटी आती है। इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज भी आते हैं और इसके अंदर नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज भी जो है वो रहते हैं। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि सपोर्टिव डिवाइसेस जो है वो कौन कौन से हैं जो किसी भी बच्चे के लिए जो है वो एसेंशियल हैं। इसमें ये कंडीशन नहीं है कि वो सिर्फ डिसेबल्ड पर्सन के लिए होंगे। हाँ, वो डिसेबल्ड पर्सन को हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो नॉर्मल पर्सन को भी क्या कर रहे हैं, वो हेल्प कर रहे हैं, वो उनकी भी क्या है, आवश्यकताएं हैं। तो हमने इस लेक्चर में जो है वो देखी कि कौन कौन सी नीड है और किस तरह से असिस्टिव डिवाइसेस के साथ और सपोर्टिव डिवाइसेस के साथ बच्चों की जो अवेलेबिलिटी है या बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं जो कि शिक्षा से संबंधित हैं उनको जो है वो फुलफिल किया जा सकता है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।